जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक में पीएम मोदी सहित दुनिया भर के 20 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के नेता मौजूद थे, सिवाय अमेरिका के। G20 की इस बैठक में पीएम मोदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया की खबरों में, अखबारों में सुर्खियां बनाई। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ पीएम मोदी की गर्मजोशी साफ दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने इसे वैश्विक प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर बताया। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद कहा कि इस साल भारत यूके साझेदारी में नई ऊर्जा आई है, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि भारत फ्रांस संबंध वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति बने हुए हैं। इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं में भी शामिल हुए, लेकिन एक बैठक ऐसी भी थी जिसमें ग्लोबल साउथ के 3 बड़े देश शामिल थे, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। G20 सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में इब्सा नेताओं की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की मेजबानी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने की। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इब्सा सिर्फ 3 देशों का ग्रुप नहीं है, ये 3 बड़े डेमोक्रेटिक देशों और इकोनॉमी को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन 21वीं सदी की असलियत से दूर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार अब विकल्प नहीं, जरूरत है। पीएम मोदी आतंक पर कहा कि आतंकवाद से लड़ते समय डबल स्टैंडर्ड के लिए जगह नहीं है। यानी एक बार फिर से भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। The G20 this year has delivered a strong message on 4 key priorities that were identified by the South African presidency, which included strengthening disaster resilience and response, taking action to ensure debt sustainability for low-income countries, harnessing critical minerals for sustainable economic growth, and mobilizing finance for just energy transition. There was a focus on the issues and priorities of Africa, which are reflected in the G20 South Africa Summit Leaders Declaration, which was adopted by the members who were gathered at the summit today. I would like to also say before concluding that it is encouraging to see how the initiatives and outcomes that were shaped during our presidency have continued to evolve, gather momentum, and translate into concrete progress across the G20 and taken forward by the South African friends during their presidency. तो G20 की यह बैठक कई मायनों में खास है। यह पहली बार है जब G20 की बैठक अफ्रीका में हो रही है और दूसरी ओर इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद 20वीं G20 समिट के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर किया। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे। दरअसल G20 समिट के 2026 की मेजबानी अमेरिका को मिलनी है। ट्रंप के बायकॉट के चलते अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि समिट में शामिल नहीं हुआ, इसीलिए अब खाली कुर्सी को मेजबानी सौंपेंगे। तो G20 के घोषणा पत्र में पीएम मोदी ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। दरअसल पीएम मोदी के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। घोषणा पत्र में आतंकवाद की भी निंदा की गई। इसमें विकासशील देशों पर कर्ज कम करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की क्षमता पर जोर दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा सार्वभौमिक समृद्धि के लिए अहम माना गया और जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करते हुए नवीनीकरण ऊर्जा को 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi participated today in the G20 Leaders Summit hosted by the President of South Africa. This has been Prime Minister's 12th participation in G20 summits. As High Commissioner Prabhat mentioned, Prime Minister has been to South Africa earlier. He came in 2016 on a bilateral visit, followed by 2018 and 2023 for attending the BRICS summits. This is his 4th visit, but this G20 summit was special for many of us, certainly for India, because this was the first time G20 summit took place in Africa, and it was also the 4th Global South presidency of G20 in succession. As you would recall, Indonesia chaired the G20 presidency in 2022, followed by India, Brazil, and then of course South Africa.
तो साउथ अफ्रीका में G20 समिट के बाद जारी एक डिक्लेरेशन में 20 डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के लीडर्स ने एक नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की भी मांग की है। नेताओं ने मिनिमम टैक्स से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना जारी रखने पर सहमति जताई। बिना अमेरिका के जारी हुआ घोषणा पत्र कई संकेत दे रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया बिना अमेरिका के आगे बढ़ने को तैयार है और इसमें ग्लोबल साउथ की भूमिका कितनी अहम होने वाली है, और भारत की भी। तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व राजदूत। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि G20 में पहली बार मेजबानी हैंडओवर नहीं की गई है। साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। वोरा साहब, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आप दोनों लोगों का वेलकम है। और चूंकि आप इस वक्त खुद अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका वहां पहुंचा नहीं, एक तो हैंडओवर नहीं हुआ, बिना अमेरिका के ये 2 दिन का पूरा जो कार्यक्रम संपन्न हो गया, ये दुनिया के लिए क्या संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ सर, आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके पास श्रीवास्तव साहब है, मेरी क्या जरूरत है, ये सब कुछ तो जानते हैं, इनकी बहुत मैं इज्जत करता हूँ। अब आपसे बहुत जल्दी गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स में समझा देना चाहता हूँ। सर, आपको याद होगा कि 1945 में एक संस्था बनी थी, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते थे। क्यों बनाया था उसको? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ये सब बकवास है कि जंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, नथिंग। दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया का 3/4 हिस्सा कॉलोनीज था। कोई ब्रिटेन का था, कोई फ्रांस का था, कोई पोर्चुगल का था, कोई बेल्जियम का था, कोई अमेरिका का था, इधर उधर का। और इसको बनाया गया था कि उस सिस्टम को रखें ताकि चंद देश पश्चिमी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के वो हमेशा के लिए अपना दबदबा बनाए रखें, और बाकी जो सब है वो तो चपरासी लेवल के लोग हैं, हम उनको संभाल लेंगे। तो मैनेजमेंट जो थी वो थी अमीर देशों के पास, G7 जैसे हम कहते हैं, 7 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। और फिर जो वर्कर्स यूनियन थी वो था G77 विकासशील देश। अब समय बीतता गया, संयुक्त राष्ट्र संघ सो गया, उठा नहीं, अभी भी गहरी नींद में है। उसका बेवकूफ सा कोई जनरल सेक्रेटरी है, अब वो स्वीकार करता है कि हम दुनिया चलाने की, आज की दुनिया चला रहे हैं 300 साल पुरानी संस्थाओं के साथ, ये काम नहीं चलेगा। ऐसी कुछ बात उसने बयान अपना दिया था जब उसने समझा कि कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तो फिर क्या हुआ सर? बहुत सी ग्रुपिंग्स बनी। अल्टीमेटली ये फैसला हुआ जब आर्थिक व्यवस्था दुनिया की डगमगाने लगी कि अब विकसित और विकासशील देशों को साथ लाया जाए, सबसे बड़ी इकोनॉमीज को, तो G20 की स्थापना हुई। इसके बाद क्या होता है? जो वर्कर्स यूनियन है और जो मैनेजमेंट है, दोनों के बीच एक ही देश है जो दोनों का सदस्य है। चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था दुनिया में, और फिर जिस पर सारी दुनिया भरोसा कर, चीन ये भूमिका अदा कर सकता, वो बेईमान है। चीन पे कोई भरोसा नहीं करता। वो चाहता है एक दुनिया बने जो चीन की तरह हो, बिल्कुल। और चिंग टिंग 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 जो भी उसका नाम है, पिंग पोंग डिंगलिंग पिंगलिंग, वो अगले 3 करोड़ साल के लिए उसका राष्ट्रपति बने। ये किसी को स्वीकार नहीं था। तो भारत को सबने स्वीकार किया, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन, मैं था वहां पे सर, जो हुआ था, उसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, जो कहा था, वही चीजें आज पूरी दुनिया बात कर रही है। अमेरिका नहीं आया, गलती उनकी है, नुकसान उनका है। और जब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया तो अमेरिका कहते, अरे ये तो बड़ा शेमफुल है। और टाइगर, तू आता नहीं, तू क्या सोचता? अरे दुनिया बदल चुकी है भाई। अब आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है सर, एक सारी खुदाई एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप हमारे भाई एक तरफ, सारी दुनिया से तो उसने पंगा ले रखा है। तो अब मेरा मानना है कि जो इस बार जो मैंने देखा था, जो मैंने बात की हमारे लोगों से, हमारे डेलीगेशन से, कि सब लोग तलाश कर रहे थे भारत की, नरेंद्र मोदी की सर। और उन्होंने भारत को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि 6 फुट 2 इंच मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। जब मैं देखता हूं किस तरह, चाहे यूक्रेन की समस्या है, भारत को जाओ भी जाके बात करो, गाजा की समस्या भारत के पास आ रही, भैया आप जाके बात करो, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है, आप उनकी मदद करो। सो एवरीवेयर भारत 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 भारत। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, थैंक यू वेरी मच। भारत वाले मसले पर अभी चर्चा कर रहे हैं सर, एक छोटा सा जवाब इसका दीजिए। ये हथौड़ा अमेरिका को नहीं सौंपा गया जो बारी बारी से देशों को सौंपा जाता है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? पहली बार हुआ है कि एम्प्टी चेयर को दिया है सर। हम ये सिस्टम अभी क्योंकि पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के बाद होने वाला था उसको दिया जाए, नहीं सर। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर ये आना चाहता है तो आएगा, नहीं आएगा हमें अगले 2-3 महीने में पता लग जाएगा। फिर जो नेक्स्ट इन लाइन है उसको बोलेंगे आप होस्ट करें। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर और कोई होस्ट नहीं करेगा ना, भारत तैयार है सर। भारत तैयार है, ठीक है। संजीव जी, अब ये बताइए, भारत चूंकि अब इसमें न रशिया था, न चाइना के राष्ट्रपति पहुंचे और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे,
और जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में थे उसके बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जो सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी तस्वीरें आई, उनकी बातों को सुना गया, उनके प्रस्तावों को समझा गया और इसके बाद कई ऐसे एंगल भी निकाले गए हैं जो दुनिया में चर्चा के इस वक्त विषय बने हुए हैं। भारत की भूमिका इस बार इन तीनों देशों के ना रहते हुए कितनी बड़ी यहां पर रही है और ये क्या किसी और दिशा की तरफ संकेत कर रहा है कि बिना अमेरिका, बिना रशिया, बिना जो है कि चाइना के भी कोई जो है कि ताकत या देशों को साथ में मिलाकर चलने का कोई संकेत है? देखिए संजय जी, जैसे कि एम्बेसडर वोरा सर ने हमेशा की तरीके से बहुत इंसाइटफुली हमें डिस्कस किया, बताया कि किस तरीके से भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच में और जो ग्लोबल साउथ का अगर पूरे विश्व के साथ कनेक्ट को कराने के संदर्भ में अफ्रीका के राष्ट्रों की को मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयास के संदर्भ में जो भारत की भूमिका है वो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण रही है। G20 के जो 2023 के जो सम्मेलन में जो कि भारत में आयोजित हुआ था, भारत के ही प्रयासों से जो अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन पाया और G20 के उस मंच पर जो भारत में आयोजित किया गया था, भारत ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों की आवाज बन करके ये उभरा था, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को जिस तरीके से एक जो वेस्टर्न लेड और वेस्टर्न डोमिनेटेड जो ग्लोबल सिस्टम है जिस तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करता रहा है, भारत उसका जाहिर है कि हमेशा से उसको चैलेंज करता था। और भारत के को जब ये अवसर मिला कि भारत अफ्रीका के राष्ट्रों के लिए कुछ करे, तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का जो सदस्य है वो बनवा दिया। और अभी आप देखिए तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि वो बैकआउट कर रहे हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं आया है। और जो अन्य राष्ट्र हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, वो भी उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भारत की जो भूमिका और भारत की रादर मैं कहूंगा कि जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जिस तरीके के विजनरी स्टेटमेंट्स उन्होंने आज इसमें दिए हैं, अपना जो संबोधन दिया है, वो जाहिर है कि उसको बड़ी ही गंभीरता के साथ इस जोहान्सबर्ग की समिट में लिया गया है। और अनेक ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विचार हैं, जो वर्ड्स ऑफ गाइडेंस, वर्ड्स ऑफ विजडम है, वो इस जोहान्सबर्ग का जो डिक्लेरेशन है उसमें वो रेजोनेट कर रहे हैं, वो उसमें गूंज रहे हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो वैश्विक अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से चूंकि प्रधानमंत्री की मुलाकातें नहीं हो रही हैं, ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है कि जहां पर वो नहीं गए वहां पर प्रधानमंत्री गए हों और पूरी तरीके से छा गए। हालांकि जब वो चाइना गए थे तब भी वो तस्वीरें खूब चर्चा में थी, तब तो अमेरिका छटपटा गया था। मैं इसका जवाब लूंगा कि इस एंगल को कैसे आप लोग देखते हैं, लेकिन दीपक जी सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होना चाहिए था कि अमेरिका में, और आज भी आप भी भूल गए, अमेरिका में मौसम कैसा है? क्योंकि बिना अमेरिका के G20 की मीटिंग संपन्न हो गई है ना, और उसका असर अमेरिका में कैसा दिखा? सर, जो अमेरिकन पब्लिक है ना, उनको कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि भाई महंगाई बहुत है, मानसिक बीमारी बहुत चल रही है, बेरोजगार चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अब उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। अमेरिका बड़ा इंसुलर है सर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ूंगा। आधे अमेरिकन को ये भी नहीं पता चाइना कहाँ पे है या भारत कहाँ पे है। उनको सिर्फ ये देखना है कि अमेरिका की क्या स्थिति है, नंबर 1 हम है कि नहीं, और हमें चीजें जो हमें आदत पड़ी हुई थी अमेरिका में चीजों की, वो क्यों नहीं हो रहा। तो उनके लिए बेसिक ये चीज है। बट जो बुद्धिजीवी है, मेरा अपना ग्रुप है, उसमें रिटायर्ड कांग्रेसमैन है, जर्नलिस्ट हैं, एम्बेसडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो सब कहते हैं कि आप लोगों ने, और वो भारत के बारे में कहते हैं, मुझे देखकर कहते हैं, आप लोगों ने हमारे को ये बताया है कि और भी गम है जमाने में अमेरिका के सिवा। आप आगे निकल गए हैं, हमारे बिना आप आगे जा सकते हैं। हाँ। ये बहुत बड़ा संदेश दिया हमने। नहीं, अब इसमें एक लाइन करेक्शन कर लीजिए सर, और भी गम है जमाने में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप के सिवा। अमेरिका से तो रिश्ते लोगों को सुधर जाएंगे, ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये अब देखिए, अब चर्चा तो अमेरिका में हो रही होगी संजीव जी, लेकिन ये जो बार बार, चूंकि अपने देश में भी सवाल था, कांग्रेस ने इसको उठाया था। हालांकि जब हम फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं तो देश के मुद्दों को नहीं रखते, लेकिन ये जरूर लोगों के जहन में सवाल है कि जहां प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं वहां पर ट्रंप की मौजूदगी अगर होती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन ये किसी क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है
चाइना वाले में छाए रहे, यहाँ पर ट्रंप नहीं आए तो वहाँ पर पहुंचे। इसके पहले जब वो हो रहा था एक और मीटिंग हो रही थी, उसमें भी जो है कि प्रधानमंत्री को जाना था, नहीं गए थे, तब ट्रंप आए थे। तो ये क्या किसी पॉलिसी का हिस्सा है या कोई संकेत दे रहा है भविष्य में दुनिया की एक धुरी को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विशेष टारगेटेड स्ट्रेटजी के तहत भारत कार्य कर रहा है। भारत जाहिर है कि भारत को जो उसके राष्ट्रीय हित में है वो और जिसको उसकी विदेश नीति के हित में है, जो उसकी आर्थिक नीति के हित में है, उसको इंश्योर करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए जहां भी जाना चाहेगा वहां जाएगा और जहां नहीं जाना चाहेगा वहां नहीं जाएगा। और यदि भारत के प्रधानमंत्री ये तय करेंगे और भारत की जनता और भारत की सरकार ये तय करेगी कि हमें किस समिट में शिरकत करनी है और किसमें नहीं करनी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि वो अपने राष्ट्र के बारे में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत की देखिए विदेश नीति हो या रक्षा नीति हो या आर्थिक नीति हो, सब में उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए। वो तो सही है, लेकिन ब्रिक्स वाली मीटिंग आपको याद होगी सर, ब्रिक्स वाली मीटिंग हो याद होगी, जब सारे देश एक साथ इकट्ठा हुए तब ट्रंप थोड़े झल्ला गए थे। उन्होंने कहा ये कर देंगे, वो कर देंगे, टैरिफ में इतना जो है कि परसेंटेज बढ़ा देंगे, सारे देश अपने आप छटपटाने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने इससे भी परेशानी पैदा हो जाए? देखिए संजय जी, जैसा कि सर एम्बेसडर दीपक गुरा सर ने कहा, ये 2025 का समय है, 2025 की दुनिया है। ये 1945 वाली दुनिया अब नहीं रही। और ये अमेरिका में अगर किसी को इस बात का मुगालता अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जाहिर है गलतियां कर रहे हैं। ये जो बदला हुआ विश्व है और इसमें इमर्जिंग जो पावर्स हैं उनकी आवाज को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी महत्ता को, उनके इन्फ्लुएंस को दबाया नहीं जा सकता। और ब्रिक्स के राष्ट्रों पर और अनेक जो अन्य इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग पावर्स हैं, उनके ऊपर आप टैरिफ लगा करके उनको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की क्राइसिस बढ़ रही है। लोग वहाँ के जो डेली के जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर जाहिर है कि उनका ज्यादा फोकस होता है, जो वहाँ के जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जाहिर है कि उनका ज्यादा फोकस हमारे रिटेल वस्तुएं कैसी हैं, और जाहिर है कि उनके अंदर एक अमेरिका को नंबर 1 बना के रखने की भी एक महत्वाकांक्षा अवश्य होती है। लेकिन वो सारी महत्वाकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी यदि डोनाल्ड ट्रंप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ, अपने एलाइज के साथ अगर इसी तरीके का व्यवहार करते रहे और सभी को वो टारगेट करते रहे तो जाहिर है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोएंगे। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल लेगेसी है, देखिए अमेरिका की राष्ट्रपतियों की एक लेगेसी होती है, उनको विभिन्न चीजों के लिए याद रखा जाता है। उनके तो ट्रंप की कैसी लाइब्रेरीज होती हैं, ट्रंप की कैसी इन चीजों को लेकर चिंता है सर? ट्रंप तो फिक्र कहा जाए कि बिना फिक्र के चलते हैं, वो कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे। अभी खबर है कि वेनेजुएला की सरकार को भी बदलने की तैयारी वो कर रहे हैं, कभी किसी से झगड़ा करते हैं, 2 दिन बाद गले मिल जाते हैं। तो इनको तो वो वाली इमेज जो अमेरिका की थी उसकी चिंता ही नहीं है ना? नहीं, देखिए फिक्र तो होगी। बिजनेसमैन को जो सबसे बड़ी फिक्र होती है कि हमारा नुकसान तो क्या नहीं हो रहा है, और यदि जिस दिन उनको एहसास होगा कि हमारा नुकसान हो रहा है उस दिन वो रोल बैक वगैरह अभी शुरू कर दिया उन्होंने। रोल बैक टैरिफ की जो पॉलिसी थी उसमें तमाम विषयों के ऊपर उन्होंने अब रोल बैक शुरू कर दिया है, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन उनको वो घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, सर्टेन जो सेक्टर्स हैं उस पर रोल बैक करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स है, अमेरिका की जो आम जनता है वो इससे प्रभावित हो रही है। तो इसी तरीके के जो कॉन्सिक्वेंसेस जब अमेरिका की जनता को भुगतने पड़ेंगे सारी इस टैरिफ, आक्रामक टैरिफ पॉलिसी की वजह से, तो उनको रोल बैक करना ही होगा। और देखिए बिजनेसमैन बड़ा स्मार्ट होता है, बिजनेसमैन माइंडेड जो व्यक्ति होते हैं, भले से अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे ही क्यों ना हो, यदि उन्हें ऐसा करना हुआ तो ऐसा करने से चूकेंगे नहीं, यू टर्न लेने से वो चूकेंगे नहीं, और उसके लिए वो अपने जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हमने इस वजह से ऐसा किया, इस वजह से ऐसा किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बहुत ही व्यापारी बहुत अच्छा डिप्लोमेट होता है, वो बातों को समझता है, समझाता है, उसका काम निकालना सबसे पहले प्राथमिकता होती है। अमेरिका ये करता भी रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया थोड़ा अलग होता है ना। मैं आता हूं दोबारा आपके पास। दीपक जी, ये क्या अमेरिका की दादागिरी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी नहीं कहें क्या? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब खुद दुनिया को मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका से इतर, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या फिर तमाम ये जो देश अभी G20 में इकट्ठा हुए हैं, सबको इस बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि नहीं, अमेरिका से अब उसके साथ नहीं बल्कि उसके अलावा भी कुछ और सोचा जाए।
और वही भविष्य के लिए बेहतर भी होगा। ये हर छड़ी से एक छड़ी से सबको हाँकना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बेहतर होगा, जैसे आपने कहा है और जैसे श्रीवास्तव साहब भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक सच्चाई है जो हम स्वीकार करते हैं सर, आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक मामले में सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है, और अगर वो चाहे किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करना, वो कर सकता है। उनमें बहुत ताकत है। मिलिटरीली शायद आज इतना ताकतवर नहीं है जितना पहले होता था, तो कोई देश उसको नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि साउथ अफ्रीका वो इसलिए नहीं गया था, इसलिए नहीं कि उसको कोई दुश्मनी है G20 के साथ, वो नहीं गया था कि उसने कहा कि साउथ अफ्रीका की सरकार जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, व्हाइट लोग हैं, उन पे अत्याचार कर रही है। आजकल तो वो बहुत क्रिश्चियन बन गया है ना, डोनाल्ड ट्रंप कभी चर्च में तो गया नहीं पूरी जिंदगी में, अब बहुत क्रिश्चियन बन गया है। तो वो इसलिए नहीं गया था वहां पर। ब्रिक्स के साथ भी बड़ी गालियां वालियां उनको देता रहता। तो इसका आइडिया ये है, एंड ही इज वेरी स्मार्ट सर। ये चाहता है सर, ये कि तो मैं बहाने अपने हैं। लक्ष्य पूरे ये करूं। तो जो क्रिश्चियनिटी है वाइट लोगों के साथ, ये तो सबको पता है। वो अफ्रीका के साथ बहाने बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वजह तो कुछ और है। और बार वो ब्रिक्स को लेकर, G20 को लेकर बयान भी दे चुके हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, वजह कुछ और है। उसको चाहिए दुनिया की कोई भी संस्था हो, इंटरनेशनल, मल्टीलैटरल, प्लूरीलैटरल ग्रुपिंग, वो अमेरिका की चमचा होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं। वेरी सिंपल, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उसका सर, ये स्मार्ट मैन, ये हर चीज जो कर रहा है उसके लिए कर रहा है। वेनेजुएला को जो ठोक रहा है, वेनेजुएला ने उसको कहा यार मेरा तेल सारा ले ले, मुझे छोड़ दे, वो ले लेगा तेल उसका। यूक्रेन में जो कर रहा है, अपने यूक्रेन वाले को बोला देख मैं तंग आ गया हूं तुझसे, भाग जाए यहां से, वो भी भाग जाएगा यहाँ से। तो हर चीज, इसके दो प्रायोरिटी, एक यूक्रेन है और एक गाजा है सर। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस समय G20 में। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी, इसकी कोई दिलचस्पी नहीं। बस अमेरिका को क्या फायदा होगा, धंधे वाला है, क्या फायदा होगा बताओ मेरे को। हाँ, धंधा करना तो जानते हैं। ममदानी का विरोध करते करते कल जो जिस तरीके से मुलाकात हुई, वो अपने आप में संकेत दे गया कि डोनाल्ड ट्रंप नजाकत को तो भांप लेते हैं कभी कभार, लेकिन मनमानी थोड़ी कर जाते हैं ज्यादा। संजीव जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, समय भी खत्म हो रहा है। अब भाई हैंडओवर तो हुआ नहीं, ये परंपरा भी टूट गई इस बार, और अब क्या माना जाए? जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि भारत इसके बाद मेजबानी कर सकता है। जब हैंडओवर नहीं हुआ तो ये फुल स्टॉप है, या फिर कुछ और कहा जाए कि अब इसके बाद क्या विकल्प रखा जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसको इग्नोर कर पाएगा। और अमेरिका में अगली जो G20 का 2026 का जो सम्मेलन है वो फ्लोरिडा में होना प्रस्तावित है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने जो व्हाइट अफ्रीकनर्स के ऊपर जो अत्याचार इत्यादि का आरोप लगा करके, बहाना, जो आपने सही कहा, बिल्कुल बहाना बना करके उन्होंने इसको जो है नहीं शामिल हुए, इसमें बायकॉट किया। लेकिन अमेरिका अपने स्वयं की जो देश में इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। और मेरा असेसमेंट ऐसा है कि वो जरूर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि उसका रीजन बहुत स्पष्ट है संजय जी, कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से पूरा करने में विफल साबित हो रहा है। और ऐसे में जब UN जैसा ऑर्गेनाइजेशन विफल हो रहा है, तो जो अनेक जो वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं जिसमें G20 भी शामिल है, उसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो G20 का ये जो सम्मेलन है, वो उसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच में आपस में क्लोज इंटरेक्शंस होते हैं। और यही एकमात्र ऐसा मंच है जो कि विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पे लाता है और सारी जो वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढने में वो प्रयास करता है। तो ये जो मंच है वो अमेरिका के लिए भी बहुत उपयोगी है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकता है, लेकिन विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं, विकसित और विकासशील देश, उसके साथ अमेरिका अपना इंटरेक्शन बनाए रखना चाहेगा। और अमेरिका अगर ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका अपनी कॉस्ट पर और अपनी पेरिल पर ऐसा करेगा। और इसका अल्टीमेट खामियाजा, जैसा कि दीपक सर ने कहा, अल्टीमेटली अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि मेरा ऐसा मानना है कि एज ए बिजनेसमैन पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस महत्ता को जानते हैं कि G20 का क्या महत्व है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि वो फ्लोरिडा में, नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, अमेरिका को अपने मतलब से फायदा है। उनको साउथ अफ्रीका नहीं जाना था, बहाना बना लिया, लेकिन आप तो जाने कि वहां पर कोई बंदिश भी नहीं होगी। अपने यहाँ तो बिल्कुल वो एक तरह से वेलकम करने को तैयार होंगे, क्योंकि इन सारे देशों को मिलाकर भी चलना। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है। वोरा जी, आपके भी धन्यवाद। संजीव जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका के ना आने के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई थी, उस पर फुल स्टॉप तो लगा जरूर, हैंडओवर भी नहीं हो पाया है,
लेकिन अमेरिका की निगाहें हर उस बात पर टिकी हुई थी जो चर्चाएं हुई हैं। लेकिन इन सब में भारत का जो परिदृश्य है, भारत का जो एक तरह से मैप है इन देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो थोड़ा बड़ा होता दिखाई दिया है और यही कारण है कि भारत के प्रस्तावों को दुनिया मानने को भी तैयार हो गया। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।